हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज आप लोगों के बीच पुनः मैं क्लास 9 के लिए उपस्थित हुआ हूं, फिजिक्स लेकर के। इससे पहले मैंने आपको क्लास 9 में फिजिक्स पढ़ाया था, जिसमें चैप्टर मोशन मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। कुछ न्यूमेरिकल भी आपको मैंने बताया था। उसके बाद आप अवश्य शेष बचे हुए न्यूमेरिकल्स को अभ्यास किए होंगे, क्वेश्चन आंसर सोल्व किए होंगे। हमारे नोट्स के द्वारा आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में सहूलियत मिला होगा। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर लॉ ऑफ मोशन हम लेकर के फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आपके बीच लेकर के आए हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएंगे और आप अपने शिक्षा को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आज मैं शुरू करता हूं कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। आज का चैप्टर है मेरा कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। आज हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, बल के बारे में पढ़ेंगे और लॉ ऑफ मोशन गति के नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक मेरा सबसे पहला टॉपिक है फोर्स, कि पहले हम फोर्स किसे कहते हैं, बल क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक है फोर्स। फोर्स को हम बल भी कहते हैं। कि एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। कि एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, अर्थात बल धक्का या खिंचाव है। दूसरे भाषा में भी हम बल की परिभाषा को, फोर्स की डिफिनीशन को हम देते हैं कि फोर्स इज ए फिजिकल कॉजेज दैट अप्लाइंग on a body to change its position and tend to change its position। कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके अवस्था में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। फोर्स जो है वह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा वह क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, सदिश राशि कहलाएगा। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो है वह न्यूटन होता है। आप कहेंगे कि भाई न्यूटन को हम एन के द्वारा सूचित करते हैं, दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो कुछ एक पढ़े हैं उसको पहले नोट करते हैं। कि सबसे पहला टॉपिक मेरा है कि फोर्स एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। दूसरे शब्दों में, और हम इसको दूसरे ढंग से जो डिफिनीशन देते हैं वह है कि फोर्स इज ए फिजिकल कॉज that applied on a body
टू चेंज इट्स पोजीशन एंड टेंड्स टू change its position, कि वह क्या करता है कि बल लगने के कारण या तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है या क्या करता है अवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। तो यह हम फोर्स कहते हैं। इसका पॉइंट पढ़ेंगे 1 कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है बल जो है वह क्या है एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और क्या है डायरेक्शन भी है। तो जिसमें भी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा वह क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। क्वांटिटी एज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है डायरेक्शन भी होता है। सेकेंड पॉइंट को हम पढ़ेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इसको हम एन के द्वारा दर्शाते हैं। तो फोर्स का एग्जाम्पल हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वह फोर्स बल का हम लोग देखते हैं। जैसे कि दरवाजे को खोलना बंद करना, यह क्या है बल का उदाहरण है। या हम अपने फ्रिज के विंडोज को जब खोलते हैं और क्या करते हैं ओपन और क्लोज करते हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं बल का फोर्स का एग्जाम्पल्स होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स कि इफेक्ट क्या प्रभाव होता है, बल का क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक है मेरा या फर्स्ट टॉपिक था मेरा कि फोर्स। अब हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, बल का क्या प्रभाव होता है। जब हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है वह मोशन की स्थिति में आ जाता है, वह गति की अवस्था में आ जाता है। जैसे कि कोई फुटबॉल है और हम जब उसको क्या करते हैं किक करते हैं, तो क्या किक करते हैं तो किक करने के बाद उसमें क्या आ जाता है मतलब कि वह अपने स्थान से परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उसमें क्या आ जाता है वह गति की अवस्था में आ जाता है। तो हम पहला एक लिखते हैं पॉइंट कि फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी इन ऑब्जेक्ट। इसका हम आपको एग्जांपल के द्वारा बताए। फुटबॉल का एग्जांपल जो दिया आपको, जब हम उसको किक करते हैं तो क्या हो जाता है वह गति की अवस्था में आ जाता है। सेकंड इसका हम टॉपिक पढ़ेंगे दूसरा कि फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, कि फोर्स
फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। क्या होता है कि बल जो है वह किसी भी गतिशील वस्तु में क्या लाता है, कहता है कि में रुकावट लाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, बाइसाइकिल हम चला रहे हैं और एकाएक क्या करते हैं, हम ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाते हैं तो क्या हो जाता है, साइकिल रुक जाती है। इसका मतलब कि उस पर कोई न कोई एक्स्ट्रा फोर्स कार्य किया है तब तो रुका है। वह एक्स्ट्रा फोर्स क्या है, ब्रेक है। तो ब्रेक के कारण क्या हुआ, हमारे साइकिल की गति में क्या हो जाता है, रुकावट आ जाता है। तो फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। या आप बहुत अपने दैनिक जीवन में बहुत सारा एग्जाम्पल उससे हम ले सकते हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी या मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि कहता है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, कि जब हम किसी वस्तु पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है उसमें एक्सीलरेशन। क्या होता है, एक्सीलरेशन जो होता है वह उत्पन्न होता है और एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, उसमें इंक्रीज कर जाता है। एक्सीलरेशन जो होता है वह इंक्रीज करता है और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो कहने का मतलब कि जैसे कि कोई खेल के ग्राउंड में कोई बॉलर अगर बॉल को बीकता है और कोई बैट्समैन क्या करता है, उस पर बैट से अटैक करता है, तो क्या होता है कि आप देखते होंगे कि बॉलर जिस साइड से बॉल बीगा, बैट्समैन उसी साइड में नहीं मारता है, वह ग्राउंड के चारों तरफ अर्थात बॉल के दिशा में हमेशा क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। अर्थात कि फोर्स के कारण क्या होता है कि किसी भी गतिशील वस्तु के क्या होता है, मतलब कि डायरेक्शन, दिशा में परिवर्तन हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक इसका 5 पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग इसका इफेक्ट, फोर्स ऑफ इफेक्ट का 4 पॉइंट पढ़ेंगे कि चौथा नंबर पॉइंट क्या है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। कहता है बल के कारण किसी गतिशील वस्तु के स्पीड, चाल में क्या होता है, अंतर हो जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जिसमें हम पाते हैं कि जैसे किसी गतिशील वस्तु को जो गति के मोशन की अवस्था में है, जब उसको हम क्या करते हैं, उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाने के बाद उसके क्या हो जाते हैं, स्पीड चेंज हो जाते हैं, उसके चाल में परिवर्तन आ जाता है। तो फोर्स जो है वह किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड में परिवर्तन लाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट इसका पढ़ेंगे कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड
साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो बल लगाने से क्या होता है, उसके आकार और आकृति दोनों में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। बाय द वे, हम एक बैलून लेते हैं और बैलून को क्या करते हैं, हम लोग दबाते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि बैलून अंदर की तरफ क्या होता है, वह धंस जाता है। अर्थात किसके कारण होता है, वह फोर्स के कारण होता है, उसके शेप और साइज में परिवर्तन आ जाता है। तो हमने पढ़ा कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि बल के कारण जो हमारे दैनिक जीवन में होने वाले प्रभाव हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। हम लोग फोर्स के प्रकार पढ़ेंगे कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, दो प्रकार के फोर्स होते हैं। एक को हम लोग बैलेंस फोर्स कहते हैं, जिसको हम लोग संतुलित बल कहते हैं। दूसरे को हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं, जिसको हम असंतुलित बल कहते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे कहां से, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स से शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक 3 है कि फोर्स आर मेनली टू टाइप्स। कौन कौन? पहला जो है वह बैलेंस्ड फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, संतुलित बल। दूसरा जो होता है वह अनबैलेंस्ड फोर्स, अब हम सबसे पहले यहां पर चर्चा करेंगे बैलेंस्ड फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, संतुलित बल के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं यहां पर कि बैलेंस्ड फोर्स। If sum total of all forces applying on an object is zero, then the force on an object is called balanced force। क्या कहा कि संतुलित बल किसे कहते हैं, कि जब हम किसी वस्तु पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, और कहता है कि और बल लगाने के बाद वस्तु में क्या होता है कि
जीरो परिवर्तन होता है। कहते हैं ऑब्जेक्टिव कहता है कि अप्लाइंग ऑन द ऑब्जेक्ट डी कहता है कि ऑल फोर्सेज अप्लाइंग इज जीरो, कि जीरो के बराबर हो जाता है, तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कि बैलेंस फोर्स, इसका पॉइंट, एक पॉइंट है इसका कि बैलेंस फोर्स नेवर एक्सिलरेट द बॉडी। कहता है कि जो बैलेंस्ड फोर्स होता है वह कभी भी एक्सिलरेशन पैदा नहीं करता है, अर्थात वह क्या होता है, बैलेंस फोर्स कहलाता है, कि जो एक्सिलरेशन उत्पन्न नहीं करता है, बैलेंस त्वरण उत्पन्न नहीं करता है, वह संतुलित फोर्स कहलाता है। हम दूसरा इसके बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड इसका जो है अनबैलेंस फोर्स के बारे में, अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल, या असंतुलित बल हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया संतुलित बल। तो हम लोग अब पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, पढ़ेंगे कि इफ सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेज applying on an object is non-zero। क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर क्या करते हैं, जब बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद कहता है कि वह नॉन जीरो के क्या होता है, बराबर होता है नॉन जीरो, देन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। इसका पॉइंट हम पढ़ेंगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूस acceleration on the body। अर्थात जो अनबैलेंस फोर्स जो होते हैं, असंतुलित बल जो होते हैं, वह हम क्या करते हैं, वह त्वरण उत्पन्न करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा, इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोग पढ़ा कि बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा, अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा। आगे अब हम जो टॉपिक पढ़ना है वह टॉपिक है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स के नियम के बारे में हमें पढ़ना है कि न्यूटन्स के क्या लॉ है, उनका मतलब कि और लॉ क्या कहता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
पढ़ना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कि न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन ने सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा दिए गए कुछ स्टडी मटेरियल को अध्ययन किया और उसको अध्ययन करने के बाद न्यूटन ने अपना लॉ प्रतिपादित किया, जिसे हम लोग न्यूटन्स के नियम के नाम से जानते हैं। न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे। हम लोग बारी बारी से एक एक लॉ को पढ़ेंगे, उस बीच में आने वाले टॉपिक्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यह क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है क्या कि न्यूटन studied the ideas of Galileo and gave the three law of motion. These law are known as Newton's law of motion. तो न्यूटन ने गैलीलियो के द्वारा दिए गए तर्क के आधार पर उनके द्वारा बताए गए चीजों को न्यूटन ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्हीं के आइडिया पे इन्होंने 3 नियम को प्रतिपादित किया, जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि न्यूटन का प्रथम गति के नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन ने अपने प्रथम गति के नियम में कहे कि प्रत्येक वस्तु जो है, या तो जो विराम के अवस्था में है वह विराम के अवस्था में रहना चाहता है, या जो गति के अवस्था में है वह एक सरल रेखा पर एक समरूप गति के अवस्था में वह बना रहना चाहता है, जब तक कि कोई बाह्य बल, अनबैलेंस फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स उस पर न अप्लाई किया जाए। मतलब कि जब तक कि कोई बाह्य बल द्वारा उसके अवस्था में परिवर्तन न ला दिया जाए, कि किसी प्रत्येक वस्तु विराम अवस्था या एक सरल रेखा पर एक समरूप गति के अवस्था में तब तक बना रहना चाहता है जब तक कि कोई बाह्य बल द्वारा उसके अवस्था में परिवर्तन न ला दे। यह न्यूटन का क्या है, फर्स्ट लॉ है। हम इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं।
न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया मीन्स होता है जड़ता। जड़ता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण स्थिर वस्तु सदा स्थिर ही रहना चाहता है और गतिशील वस्तु सदा क्या रहना चाहता है, गतिशील ही रहना चाहता है। इसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि ए बॉडी टेंड्स टू मेंटेन its state of rest और state of uniform motion on straight line until external unbalanced force is not applied it on it। कहता है कि कोई भी वस्तु या तो विराम की अवस्था में या एक समान गति पर एक समरूप अवस्था में तब तक बना रहना चाहता है कि जब तक कि कोई उस पर अनबैलेंस फोर्स, एक्स्ट्रा बल फोर्स जो होता है कि उस पर अप्लाई नहीं किया जाए। यह न्यूटन का प्रथम गति का नियम कहलाता है। लिखेंगे इसका पॉइंट, हम लिखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव कंसेप्ट ऑफ inertia and definition of force। क्या हुआ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है यह हमें क्या दिखलाता है, इनर्शिया के बारे में बतलाता है और बल के बारे में। इससे हम बल के भी परिभाषा प्राप्त करते हैं, किससे, इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के द्वारा। तो ये हो गया। इसके बाद हमने अभी एक टॉपिक पढ़ा था न्यूटन कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। व्हाट इज न्यूटन? तो न्यूटन तो किसी वैज्ञानिक का नाम है। हम पढ़ेंगे व्हाट इज वन न्यूटन। वन न्यूटन किसे कहते हैं? एक मेरा टॉपिक है कि व्हाट इज वन न्यूटन। एक न्यूटन हम किसे कहते हैं, एक न्यूटन क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कि अमाउंट ऑफ फोर्स
that applied on a body of mass 1 kg to accelerate it by 1 meter per second square is called 1 न्यूटन। कि 1 न्यूटन किसे कहते हैं? तो 1 न्यूटन का बल वह बल है जो 1 किलोग्राम के वस्तु पर लगकर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, एक्सीलरेशन उत्पन्न करता है। इसे हम क्या कहते हैं? 1 न्यूटन कहते हैं। अब हमें पढ़ना है अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स, वह हमें पढ़ना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बाद हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम पढ़ने जा रहे हैं। मोमेंटम मीन्स क्या होता है? संवेग होता है। मोमेंटम मीन्स क्या होता है? संवेग होता है। इसे हम पी के द्वारा दर्शाते हैं। मोमेंटम को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? पी के द्वारा दर्शाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं मोमेंटम। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स होता है संवेग। मोमेंटम किसे कहते हैं? संवेग होता क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड मोमेंटम। कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मोमेंटम के बारे में कि द प्रोडक्ट of velocity and mass is called momentum। कि वेलोसिटी और मास का जो होता है वह क्या होता है? मोमेंटम प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी। हम इसको पी के द्वारा क्या करते हैं? दर्शाते हैं। मोमेंटम को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? पी के द्वारा हम मोमेंटम को दर्शाते हैं। लिखेंगे कि अब यूनिट इसका लिखेंगे हम कि SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? किलोग्राम
मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का एसआई यूनिट जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। हम लिख सकते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मोमेंटम को हम पी के द्वारा दर्शाते हैं, हेंस पी इज इक्वल टू एम भी। तब हम एक फार्मूला के यहाँ पर क्या पाते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और आज का यह लास्ट टॉपिक होगा। तो हम अब लोग शुरू करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग पढ़ेंगे अब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज called rate of change of momentum। क्या होता है कि द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। जो पर यूनिट टाइम जो मोमेंटम बदलता है उसे क्या कहते हैं? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं। अर्थात यहां पे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है एम, जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू है। यहां से कोई फोर्स इस पे लगाया जाता है, कोई बल यहां से लगाया जाता है। तो आफ्टर टी सेकेंड के बाद, टी समय के बाद इस वस्तु का वेलोसिटी क्या हो जाता है? भी हो जाता है। क्या हो जाता है? एम से क्या हो जाता है? भी हो जाता है। लेट ए बॉडी ऑफ मास m is moving with initial velocity u। क्या है कि कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो u प्रारंभिक वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। ए फोर्स F अप्लाई ऑन इट ड्यू टू which its
which its final velocity becomes v in time interval t, कि t समय में इसका इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू F इंटू m माइनस इज इक्वल टू m v माइनस m u बाई t। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, m v मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस गुने मास माइनस इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई मास बाय टाइम t। इस तरह से हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में पढ़ा। अब अगले दिन हम लोग जब शुरू करेंगे टॉपिक, तो सबसे पहले हम लोग इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, जड़ता के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद आगे का टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अधिक से अधिक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने उज्जवल भविष्य के कामना के लिए हमारे वीडियो को देखें और अधिक से अधिक लाभ ले। आज के लिए इतना ही।